ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश में, फिर दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें अगर थ्योरी क्वेश्चंस भी है तो कुछ फॉर्मूलेस और कुछ डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। किसी निकाय का अंतरण फलन निम्न में से क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किया जाता है? ओके, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज्ड टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफर फंक्शन को थोड़ा सा जल्दी से समझते हम। ट्रांसफर फंक्शन में ये हमारा सिस्टम होता है जिसका गेन g ऑफ s से लिखते हैं, और यहाँ हमारा लाप्लास की टर्म्स में rs होता है, और यहाँ हमारा लाप्लास की टर्म्स में आउटपुट होता है। और हमने आउटपुट और इनपुट का जब हम लाप्लास की टर्म्स में अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? ट्रांसफर फंक्शंस हो जाता है। ट्रांसफर फंक्शंस हो जाता है। ठीक है बेटा, अब आप समझिए कि जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको अगर rs से मल्टीपल करें तो यहाँ हमारा आ जाएगा cs इज इक्वल टू शॉर्ट में ट्रांसफर फंक्शन इनटू rs। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे ये हमारा आउटपुट जो कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप हो चाहे क्लोज लूप हो, हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो है cs इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू rs। अगर हमारा ओपन लूप है तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये gs रहता है। अगर मेरा क्लोज लूप है तो ये हमारा gs अपॉन 1 प्लस gs इंटू hs हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा उसको स्टैंडर्ड इनपुट के साथ मल्टीपल करते हैं। तो क्या आंसर ढूंढेंगे? हम कह रहे हैं कि जब कंट्रोल सिस्टम को इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आप ढूंढिए, है ना, निकाय का क्रम, समय स्थिरांक, दिए गए निर्वेश के लिए निर्गत, और चौथा स्थिर अवधि लब्धि है। ठीक, ऑर्डर ऑफ सिस्टम, टाइम कांस्टेंट, आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट, स्टेडी स्टेट। तो आप ये देखेंगे कि इसमें आउटपुट मिल रहा है क्या देने पर? इनपुट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप जो ब्लॉक्स मिलेंगे उसमें हम सी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ट्रांसफर फंक्शन हमेशा इनपुट देने पर आउटपुट निकालने के काम में आता है। क्लियर? ओके, गुड। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस निकाय हेतु अंतरण फलन प्रयुक्त किया जाता है? निम्न में से क्या किस निकाय हेतु अंतरण फलन प्रयुक्त किया जाता है? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। बहुत सिंपल सा, उसी से मिलता जुलता है कि ट्रांसफर फंक्शन किस टाइप के सिस्टम के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं। ओके, तो यहां से इसमें समझिए कि सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, निकाय होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि डिजाइन करते समय वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा होना चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर फंक्शन का जो हमने थियोरेटिकल पढ़ा है, और वो है हमारा लीनियर नेचर का। क्या नेचर का? लीनियर, जिसको हिंदी में हम रेखीय गुण कहते हैं। रेखीय गुण में क्या होता है समझना बेटा, यहाँ अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं और यहाँ हमें कोई भी आउटपुट मिलता है, तो जब भी हम इसका संबंध रिलेशन निकालते हैं ये हमेशा एक सीधी रेखा में आना चाहिए। यानी आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप लीनियर यानी रेखीय होना चाहिए। आप देखोगे पहले 3 ऑप्शन में रेखीय है, चौथे में अरेखीय। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉन लीनियर नहीं होगा, लेकिन लीनियर लीनियर। अब हमें दूसरे टॉपिक पे आना है। दूसरा टॉपिक में कंट्रोल सिस्टम ये कहता है कि जो आपका आउटपुट और इनपुट का रिलेशन है वो नो चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए। ओके, यानी अगर मैं ग्राफ से समझाना चाहूं तो ये हमारा इनपुट है बेटा, टाइम के साथ अगर मैं यहाँ टाइम के साथ आउटपुट लिखूं, मान लीजिए मैंने इनपुट कुछ ऐसा दिया और कुछ आउटपुट ऐसा आया, तो टाइम के साथ के लिए क्या संबंध होना चाहिए? अगर मैंने इस इनपुट को थोड़ा आगे खिसका दिया टाइम के साथ, तो ये भी साथ साथ में खिसक जाना चाहिए, ये भी आपका साथ में खिसक जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि आउटपुट और इनपुट का संबंध समय के साथ समान रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आंसर ढूंढेंगे तो ये देखिए, समय अपरिवर्तित निकाय होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हिंदी में देखोगे तो ऑप्शन आपका है, और इधर भी इंग्लिश में लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट का मतलब बदलना नहीं चाहिए समय के साथ। तो आप यहाँ पर हमेशा ऑप्शन बी मिल जाएगा। क्लियर? तो ये पहला 2 क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमने ये पढ़ा कि ट्रांसफर फंक्शंस हम
इनपुट के लिए आउटपुट निकालने के काम आता है, और किस टाइप के सिस्टम के लिए, रेखीय होना चाहिए और समय अपरिवर्तित सिस्टम होना चाहिए, यानी लीनियर और टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए खंड आरेख हेतु CS/RS का मान क्या होगा। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C/S/R ऑफ ब्लॉक डायग्राम शोन इन द फिगर। ये जो डायग्राम दिया है इसका आपको क्या ज्ञात करना है, ट्रांसफर फंक्शन यानी अंतरण फलन फाइंड करना है। इसमें हमारे पास 7 रूल्स हैं जो आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जल्दी जो रूल्स काम आएंगे वही मैं आपको साथ लेके चलूंगा। इस पूरे में अगर आप देखते हैं कि कोई भी जो सवाल है उसमें कोई डायरेक्ट कैस्केड वाला सिस्टम नहीं है, कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट आपके यहाँ पर देखेंगे सवाल को कैसे सॉल्व करना है। इस पूरे में ध्यान से देखिए, ये जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है, ये आपको इस सवाल को सॉल्व करने में डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और जब हम टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये जो H1 है इस टेको पॉइंट का आउटपुट, इसको हम G3 से आगे ले जा रहे हैं तो G3 इसमें डिवाइड आ जाएगा। इसमें G3 है जो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी डायग्राम में कम करता जाऊंगा वैल्यूज को, आप समझिए, है ना। तो ये जो H1 है ये इस ब्लॉक के आगे जा रहा है, तो मैंने यहां से इसको हटा दिया टेको पॉइंट को और सीधा इसके साथ ले जाकर कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने से जो इसका आउटपुट चेंज हुआ है वो है H1/G3। ठीक, ऐसा करने से यानी कि इस टेको पॉइंट को आगे ले जाने से ये पूरा जो ब्लॉक है, ये जो पूरा ब्लॉक दिख रहा है आपका, ये पूरा का पूरा आपका फीडबैक लूप में आ गया। और फीडबैक लूप में आपको मालूम है कि जो हम सॉल्व कैसे करते हैं, G/1 + GH करते हैं। ठीक, तो इस पूरे में ये देखिए ध्यान से, ये दोनों किस में है, कैस्केड में है। तो कैस्केड में क्या करते हैं, दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं, और ये फीडबैक में है तो 1 + G2 G3 और इनटू H2। यहाँ पर देखिए साइन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है। तो फीडबैक लूप को सॉल्व करना आपको आता है कि आपका जो फीडबैक का फॉरवर्ड पाथ है वो G2 G3 कैस्केड में डिवाइड बाय हमने फीडबैक को यूज कर लिया। यानी अब मैं इस पूरे को हटा दूं तो उसकी जगह पर मैं इसकी वैल्यू को पुट कर सकता हूं। तो पुट कैसे करेंगे, ये पूरा मैंने हटा दिया, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ब्लॉक के आगे। तो यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी G2 G3/1 + G2 G3 एंड H2, और ये कनेक्ट होगा। अब आप देखोगे ये और ये दोनों कैस्केड में आ गया। कैस्केड में सिंपल मल्टीपल हो जाता है, तो यहां मैंने लिख दिया G1 और फिर मैंने इसको भी हटा दिया। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट बन गया दो स्टेप्स को सॉल्व करने। अब ध्यान से देखिए, ये आपका जो बॉक्स की वैल्यू है, ये आपका फॉरवर्ड पाथ है, और ये आपका फीडबैक है नेगेटिव। तो यहाँ पर हम वापस इसको सॉल्व करेंगे G/1 + GH के फॉर्मूले से। G यानी ये कंप्लीट फॉर्मूला, G1 G2 G3/1 + G2 G3 H2 डिवाइड बाय, ये मैंने अभी G लिखा है, यानी ये पूरा आपका G है और ये पूरा आपका H है। तो 1 + G यानी कंप्लीट G1 G2 G3 डिवाइड बाय 1 + G2 G3 एंड H2 इनटू H की वैल्यू H1/G3। तो देखो G3 से G3 कैंसल, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो G1 G2 G3 डिवाइड बाय 1 + G2 G3 एंड H2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 + G2 G3 H2 डिवाइड बाय, यहाँ आ गया आपका 1 + G2 G3 एंड H2, और बच गया कितना, प्लस G1 G2 एंड H1।
इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद ये हमेशा कैंसिल होता है, तो जो बच गया वो आपका टोटल CS अपॉन RS की वैल्यू आ जाएगी। द आंसर इज G1 G2 G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 G2 H1। आपका कंप्लीट हो गया, हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए। तो आप आज देखोगे कि G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 G3 H2 एंड G1 G2 H1, यानी ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्लियर? तो आपको इस सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, सारे वो 7 जो मेन रूल्स है, ठीक, वो आपको समझ में आनी चाहिए और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करोगे तो जो आपका फुल क्वेश्चन आता है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है जो इसमें सॉल्व किया है मैंने, वैसे ही आपको वहां पर भी करना है, या हमने ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर ढूंढना है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक निकाय का संकेत प्रवाह ग्राफ चित्र में दर्शाया है, इनमें 3 अस्पर्शीय लूपों की संख्या कितनी होगी? ओके, द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ ए सिस्टम इज शोन इन फिगर, द नंबर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। अब इसमें हमें 3 ऐसे लूप ढूंढने हैं जो आपस में बिल्कुल भी टच नहीं करते हो। तो मैं आपको टचिंग लूप्स का हल्का सा आइडिया देता हूं कि 2 लूप है, दोनों लूप में से कोई भी नोड है ना, जहां पर ये मिलते हैं, ये देखो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड, ये सारे नोड कॉमन नहीं आने चाहिए, यानी सभी लूपों में नोड अलग अलग होने चाहिए। तो हमें इसमें ध्यान से समझना है कि क्या है। ये देखो ये सारा आपका फॉरवर्ड पाथ है, ये भी फॉरवर्ड पाथ है और ये भी फॉरवर्ड पाथ है, और बाकी देखिए अगर आप इसको देखोगे तो ये सारे आपके फीडबैक पाथ हैं, यानी कि पूरा लूप बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट जो है, ये आपका जो कंप्लीट है, देखो डायरेक्शंस ऑफ फ्लो, पहला ये एक लूप बन रहा है, दूसरा ये लूप बन रहा है, तीसरा ये लूप बन रहा है आपके पास, ठीक, और कैसा बन रहा है, एक ये कंप्लीट बन रहा है, ठीक है, और एक आपका ये कंप्लीट बन रहा है, देखो। तो ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं। अगर इन सब लूपों में कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले लेता हूं। ये आपका एक लूप है, ये एक लूप है, ठीक है, इसमें ये जो नोड है वो इस लूप और इस लूप के लिए कॉमन है, इसलिए ये टचिंग लूप से नॉन टचिंग नहीं। तो इन सबको एनालिसिस करने के बाद जब आप ढूंढोगे कि कोई भी ऐसा 3 लूप नहीं है, 3 लूप नहीं है जो आपस में टच नहीं होते हो, ये तीनों जो लूप है वो देखो, ये नोड कॉमन है, ये नोड कॉमन है, ये आपका सेल्फ लूप है जो यहाँ पर है। तो इन सबको देखने पर लगता है कि कोई भी 3 लूप नॉन टचिंग नहीं है, सारे टचिंग्स है। इसलिए ये जो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप इस संख्या कितनी है, तो आपका पहला ऑप्शन होगा आंसर ए यानी कि 0। ठीक है, जब हम रेगुलर क्लास पढ़ते हैं तो हम उसमें बहुत डिटेल में ढंग से समझते हैं। मेरे जो पुराने वीडियोस है वहां देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई 3 लूप्स 2 लूप्स कुछ भी नहीं, सारे के सारे आप देखोगे टचिंग लूप्स हैं। लेकिन अगर आप इसको और इसको देखोगे, ये दोनों आपस में दूर दूर है, तो ये 2 नॉन टचिंग तो है लेकिन 3 नॉन टचिंग में नहीं आएगा। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन इसमें डायग्राम में कोई भी 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है, सो आंसर इज 0। गुड। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे आते रहेंगे और उसमें से आपको सॉल्व करता है। लेकिन इसके लिए आप मेरे पहले के सारे जो थ्योरेटिकल वीडियोस है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम। चित्र में दर्शाए गए निकाय हेतु बंद परिपथ लब्धि का मान क्या होगा? क्लोज लूप गेन ऑफ द सिस्टम शॉन इन दी फिगर। देखो ये RS इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका समिंग पॉइंट है, ये आपका टेको पॉइंट है। ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी GS यानी फॉरवर्ड पाथ का गेन है, ये फीडबैक गेन है 1/2 और यहाँ पर फीडबैक प्लस है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम का या सिस्टम का जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है C ऑफ
एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी अपॉन प्लस माइनस जी एच। मैंने यहाँ पर g ऑफ s और h ऑफ s होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ g और h यूज किया है। लेकिन यहाँ पर मेरा अगर फीडबैक नेगेटिव होता है, देखो ध्यान से, नेगेटिव तो आंसर प्लस में होगा, अगर प्लस है तो माइनस में होगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, तो हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो g की वैल्यू ब्लॉक में कितनी 3 दिया हुआ है और h की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। तो इसमें रख देंगे हम पुट, तो सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू है वो है -3 अपॉन 1 माइनस 3 और 1/2। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, -3 माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन 3/2, ठीक है, 3/2। तो -3 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 5/2 हो जाएगा और 2 ऊपर चला गया तो -6/5। तो हमारा आंसर बी -6/5। तो इस तरह से जब आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे या किसी भी बुक से अच्छी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तो इन सब की प्रैक्टिस हम करेंगे तो सवाल इजीली सॉल्व होगा और हमारे अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है कि मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उसमें आपको थ्योरेटिकल और बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे लॉजिक्स के साथ मैंने सिखाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन समझाऊंगा मैं। एक रेखीय निकाय के निर्गत प्रति उत्तर का लाप्लास रूपांतरण उस निकाय का अंतरण फलन होगा जब निवेश संकेत होगा। इंग्लिश की भी रीडिंग लेता हूं, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर सिस्टम is the system transfer function when the input is। अब आप समझना, ये कह रहा है कि किसी भी लीनियर यानी रेखीय सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, उसका जो आउटपुट वैल्यू है वही उस सिस्टम का ही ट्रांसफर फंक्शन होगा जब हम कौन सा इनपुट लगाएंगे। आ रहा समझ में? वापस समझने की कोशिश कीजिए। ये कहता है कि किसी रेखीय सिस्टम यानी लीनियर सिस्टम का जो आउटपुट रिस्पॉन्स है उसका लाप्लास कि उस सिस्टम का ही ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा जब हम इनपुट देंगे कौन सा, या तो स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल और आवेग यानी इंपल्स सिग्नल और साइनोसॉइडल सिग्नल से। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका कोई भी सिस्टम है, निकाय है, और ये हमारा आउटपुट है CS और ये है हमारा RS, और जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आता है CS अपॉन RS। ओके, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसफर फंक्शन, यानी हिंदी में लिखे तो अंतरण फलन हो जाता है। अब आगे देखिए, ये जो RS है इनपुट सिग्नल, वो ये कह रहा है इनमें से कौन सा सिग्नल देंगे कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इस CS के बराबर हो जाए, यानी इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के बराबर करना है, यानी RS की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी RS की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आउटपुट जो रिस्पॉन्स है उसके लाप्लास के बराबर होना चाहिए, यानी RS की वैल्यू 1 रखनी है। ओके, अब हमें ये देखना है इन चारों में से किसकी वैल्यू का लाप्लास 1 होता है। अब देखिए, अगर हम यहां पर स्टेप सिग्नल लेते हैं, उसका जब हम RS लिखेंगे तो वो 1/s होगा। अगर हम रैंप लिखेंगे तो उसका जो RS होगा वो हो जाएगा 1/s²। जब हम आवेग यानी इंपल्स लिखेंगे तो उसका जो RS होता है वो होगा 1, और जो साइन फंक्शन अगर हम लिखेंगे, साइन मतलब ज्यामिति लिखेंगे, तो ज्यामिति का जो लाप्लास है वो याद कीजिए ω/s² प्लस ω² आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि RS की वैल्यू को 1 जो है वो सिर्फ इंपल्स रिस्पॉन्स में होता है। तो हमारा जो आंसर है वो C आंसर होगा, जिसको आप यहां पर ऐसे आंसर C में लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये कह रहा है फाइनली समझो कि किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट रिस्पॉन्स के बराबर कब होगा, जब हम इनमें से कौन सा सिग्नल देंगे। तो हमने ये देखा कि इंपल्स सिग्नल की जो लाप्लास होता है वो 1 होता है। आप मेरे वीडियोस में जाके देखिएगा, चैप्टर को सर्च करके, तो RS इक्वल टू 1 है तो हमारा जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है। ये कहता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का जो सर्वो मोटर है उसका आघूर्ण और वेग का अभिलक्षण यानी कि जो ग्राफ या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निम्न में से किससे मुख्यतः प्रभावित होता है। वो कहता है कि देखो, जब भी हम मोटर पे डिजाइन करते हैं तो उसके मेन जो अभिलक्षण है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ पॉइंट्स पे हमेशा निर्भर करते हैं, चाहे आप एसी मोटर की बात करें चाहे डीसी मोटर की। या हम जो चैप्टर है वो सर्वो मोटर का चैप्टर था, उस सर्वो मोटर में हम कौन सा ले रहे हैं, प्रत्यावर्ती यानी एसी ले रहे हैं। तो ये कह रहा है द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सर्वो मोटर इज लार्जली अफेक्टेड बाय। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रहा है, वोल्टता यानी वोल्टेज, R बाई एक्स और वेलोसिटी यानी स्पीड पर, तीसरा X बाई आर पे, और चौथा फ्रीक्वेंसी यानी सप्लाई पर। ठीक है, अब आप समझिए कि जब भी हम सर्वो मोटर करते हैं, सर्वो मोटर 2 फेज मोटर होती है, इंडक्शन मोटर, सॉरी डीसी मोटर या इंडक्शन मोटर। ओके, अब ये जो सर्वो मोटर है इसकी डिजाइन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो टॉर्क और जो स्पीड का अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स वो रेखीय यानी लीनियर होना चाहिए। ठीक, और लीनियर होने के लिए बहुत बेसिक डिजाइन ये कहता है कि जो आपका x बाई आर जो रेशियो है वो हमेशा लो या स्मॉल होना चाहिए। तो हमारा ये कंक्लूजन आ रहा है कि जब मोटर की डिजाइन करते हैं तो टॉर्क और स्पीड यानी आघूर्ण और वेग का जो अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जहां तक संभव हो रेखीय यानी लीनियर होना चाहिए, और उसके लिए शर्त है x और अपॉन r का जो अनुपात यानी रेशियो है वो बहुत कम होना चाहिए। अब इसका अनुपात कम हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो बहुत कम होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जब आप हाई कर दोगे यानी x बाई जो r है, x को कम करो और r को बढ़ा दोगे तो x बाई r की वैल्यू स्मॉल यानी छोटी होती जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो x बाई r का जो रेशियो है उस पर ये डिपेंड करता है, कौन सा, टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क और स्पीड का। आपने मशीनों में भी यही चीज आपने पढ़ी हुई। तो थोड़ा सा ग्राफ से समझाने की भी कोशिश करता हूं। ये हमारा स्पीड है और ये हमारा टॉर्क है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे 2 ग्राफ आते हैं, इस वाले ग्राफ का जो x बाई आर है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए आप देखेंगे लगभग रेखीय है, और ये जो ग्राफ है ये x बाई आर जो है वो बहुत हाई है, इसलिए जो रेखी वाला यानी x बाई आर वो हमारे काम का है, उस पर इफेक्ट करता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है आंसर वो सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? दूसरा देखो, सप्लाई और इन सब पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड नहीं करता है। वोल्टता में क्या होता है समझिए, थोड़ा सा अगर समझेंगे, वोल्टता में देखो ये वोल्टेज है और ये हमारा स्पीड है। हमने क्या किया, किसी वोल्टेज पर उसको फिक्स करके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया तो ये आ गया। वोल्टेज को थोड़ा कम करेंगे तो ग्राफ लीनियर आएगा, और कम करेंगे तो लीनियर, और कम करेंगे, यानी वोल्टता के कम ज्यादा करने पर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, बस बराबर एक जैसा ही आता है। लेकिन इसमें x बाई आर की स्मॉल वैल्यू पर लगभग लीनियर हो जाता है और x बाई आर की हाई वैल्यू पर ये ज्यादा कर्व हो जाता है, इसलिए हमेशा x बाई आर के रेशियो हमेशा स्मॉल होना चाहिए इसके डीसी जो आपका सर्वो मोटर है उसकी डिजाइन के लिए। ओके।